So today we are going to start our new topic, that is price elasticity of supply. Now price elasticity of supply क्या होता है? देखो, price elasticity of supply कुछ आपको डिमांड जैसा ही लगेगा। मैंने आपको प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड पहले भी पढ़ाया था और वही चीज यहाँ पे भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, बल्कि डिमांड बड़ा कॉन्सेप्ट था, उसके कंपैरिजन में सप्लाई बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है क्या? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। क्या मेजर करने वाला है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन द प्राइस। मतलब प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में चेंज आएगा। ये बात तो सर हम लोग पहले भी पढ़ के आए हैं लॉ ऑफ सप्लाई में कि प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा और प्राइस घटेगा तो सप्लाई घटेगा। इनके बीच में क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप, जिसकी वजह से हमेशा कर्व अपवर्ड मूवमेंट पे रहता है। बात क्या है? तो सर यहाँ पे क्या मेजर करते हैं? देखो, यहाँ पे लोग मेजर करते हैं डिग्री। डिग्री वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे 80 डिग्री 90, वो बात नहीं कर रहा है। डिग्री यहाँ पे इस सेंस में यूज करना चाहता है, या सेंसिटिविटी जो सेकंड में मिलेगी, इट मेजर्स द सेंसिटिविटी, मींस प्राइस में चेंज आने से सप्लाई कितना परसेंट मूव करता है, या कितना परसेंट चेंज प्राइस में आने से सप्लाई में कितना परसेंट चेंज आता है। इस चीज को जब हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, तब वो आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सपोज अगर मैं बोलूं, आप पहले भी जानते हैं हमारे 5 डिग्रीज थे, 0, लेस देन 1, इक्वल्स टू 1, ग्रेटर देन 1 एंड इनफाइनाइट। तो ये 5 डिग्रीज होते हैं। देखो, 0 और इंफिनिटी का मतलब होता क्या है कि जब प्राइस चेंज हो और क्वांटिटी बिल्कुल भी चेंज ना हो, क्वांटिटी सप्लाई, तो वो इसमें आ जाते हैं। प्राइस ज्यादा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई कम चेंज हो रहा है। लेकिन ये ना एब्सोल्यूट वैल्यूज में नहीं। सर एब्सोल्यूट वैल्यूज का मतलब क्या बोल रहे हैं आप? सोचो, अगर कोई बच्चा ये सोचता है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज करो कि अगर मैं एक ऐसी बात करता हूं कि आपके यहां पे देखो प्राइस है और क्वांटिटी सप्लाइड है, तो सोचो अगर 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 प्राइस सोचो 10 रुपया है। कितना रुपया है? 10 रुपया है, और चेंज हो गया 20 रुपया में। तो अगर प्राइस बड़ा है तो सप्लाई क्या होगा? तो सप्लाई में कितना चेंज आएगा? तो सपोज करो अगर कोई बच्चा ये बोलता है कि प्राइस सर अगर 10 रुपया बड़ा है, तो ये सबको समझ में आ रहा है कि सप्लाई भी बढ़ेगा। अब सोचो, सप्लाई पहले आपका 100 था और अभी 105 है। कितना है? 105। तो आप क्या बोलोगे? सर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो भाई प्राइस 10 रुपया बड़ा है, सप्लाई तो सिर्फ 5 क्वांटिटी बड़ा है, 5 यूनिट बड़ा है, यानी सप्लाई में चेंज ज्यादा है, क्वांटिटी में कम आया है, तो प्राइस हो गया लेस देन 1। लेकिन ऐसे नहीं हम लोग बोलते हैं, ऐसे कभी नहीं मेजर करते हैं। मेजर कैसे करते हैं? प्रोपोर्शनेटली करते हैं। कैसे करते हैं? प्रोपोर्शनेटली करते हैं, या हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं। तो परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई? तो परसेंटेज फाइंड आउट का फॉर्मूला भी मैंने आपको कई बार पहले भी लिखाया था, और एग्जैक्टली जो पहले डिमांड में लिखाया है सप्लाई में भी सेम ही है। देख लो मैं कैसे लिखता हूं, ध्यान देना इस बात पे। परसेंटेज चेंज इन, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला है डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, और परसेंटेज चेंज इन सप्लाई का फॉर्मूला है डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू 100। तो अगर आप परसेंटेज के फॉर्म में या प्रोपोर्शनेटली इस बात को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद आप एक फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज ES मींस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ऊपर रखते हैं और परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे रखते हैं, और डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो 5 डिग्रीज में से कुछ एक आ सकता है। इधर 0 आएगा, लेस देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा, इक्वल्स टू 1 आएगा, या इनफिनाइट आएगा। तो उससे पता आपको ये चल जाएगा कि प्राइस में चेंज आने से सप्लाई में कितना डिग्री रिस्पॉन्ड किया है। तो ये बात तो एकदम डेफिनेट है कि इस 5 डिग्रीज के बाहर वो डिग्री हो नहीं सकता। तो इस चीज को ही बोला जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब इसमें 5 डिग्रीज हैं, तो 5 डिग्रीज को हम अलग अलग एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले 2 मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला वाला है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। देखो, जब भी ना ये वर्ड इलास्टिक लग जाता है, इसका मतलब हमेशा ये समझ लेना कि सप्लाई में चेंज ज्यादा आने वाला है और प्राइस में चेंज कम आने वाला है।
ये याद रखना। और जब भी इन इलास्टिक वर्ड लग जाए ना तो समझ लेना कि प्राइस में चेंज ज्यादा आने वाला है और सप्लाई में चेंज कम आने वाला है। तो इलास्टिक मतलब सप्लाई बढ़ेगा ज्यादा, इन इलास्टिक मतलब सप्लाई कम बढ़ेगा। तो अब अगर एक चीज को लेके चलो, सप्लाई को लेके चलते हो माइंड में, इलास्टिक सप्लाई मतलब सप्लाई में चेंज ज्यादा आएगा, इन इलास्टिक सप्लाई मतलब सप्लाई में चेंज कम आएगा। यहां बात क्लियर हो गई। अब ये दो वर्ड को देखो ध्यान से, परफेक्टली। तो अगर परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है इसका मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं आना चाहिए या बहुत नॉमिनल चेंज आना चाहिए। और जब परफेक्टली इनइलास्टिक सप्लाई है इसका मतलब क्या है कि प्राइस में चेंज आएगा लेकिन सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। तो कैसे करना है, तो इसका डेफिनेशन मैंने देखो लिखा है कि परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई रिप्रेजेंट्स a case in which quantity supplied of a commodity responds an infinite amount to a very small change in price। मतलब सपोज करो कि एक प्राइस हम लोग, जैसे मैंने ड्रॉ करके रखा है, दो एक्सिस है, ये है आपका प्राइस, यहां पे हम लोग मेजर करते हैं क्वांटिटी सप्लाई, ठीक है ना। अब देखो सपोज करो प्राइस है पी, पी एक ऐसा प्राइस है जहां पे प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई और ऑफर टू सप्लाई एज मच एज दे कैन। तो यहां पर आप इन्फिनाइट अमाउंट सप्लाई करने के लिए प्रिपेयर्ड है या रेडी है। इस कर्व को बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व। इसका नाम हम S1 या SS भी दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी सेलर को बोले भाई प्राइस थोड़ा सा कम कर दो और सप्लाई करो, तो वो लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। तो जब भी अगर हम ये बात समझ लेते हैं कि सेलर्स एक प्राइस पे इन्फिनाइट अमाउंट ऑफर करने के लिए रेडी हो जाता है लेकिन स्लाइटली लोअर प्राइस पे वो कुछ भी ऑफर नहीं करना चाहता है, तभी आप समझ लेना कि आपको परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई बोला है और इसको बोला जाता है इक्वल्स टू इन्फिनाइट। ठीक है, ये बहुत वन ऑफ द रेयर केसेस है या बोल दे इमेजिनरी केसेस है, या ऐसा आपको जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में कभी भी मार्केट में ऐसा नहीं देखने मिलता है। नंबर 2 देखो है परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। देखो परफेक्टली इलास्टिक का मतलब भी क्या होता है सर? परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है जहां पे प्राइस तो चेंज होगा लेकिन सप्लाई में बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। यहां पे देखो लिखा हुआ है देयर इज नो सप्लाई रिस्पॉन्स नो मैटर हाउ लार्ज अ प्राइस चेंजेस टेक्स प्लेस। तो प्राइस अगर सोचो P है सपोज करना, तो आपका क्वांटिटी सोचो Q है। अगर प्राइस P1 भी हो जाता है तो भी क्वांटिटी Q पे ही टिका है। प्राइस अगर P2 हो गया तो भी क्वांटिटी Q पे ही है। तो इस तरह का जो ग्राफ है ये है S2 मैं बोल देता हूं, तो ये भी एक सप्लाई कर्व है, ठीक है, और इसमें इक्वल्स टू 0 होता है। और ये कैसे है? देखो ये एकदम सिंपल सा केसेस है। आप कई बार ऑक्शन में जाते हो, जैसे आपके बुक में एक एग्जांपल है मोनालिसा की पेंटिंग का, तो अगर कभी ऑक्शन होता है और लाखों रुपए में बिक्री होती है, वहां पे प्राइस बढ़ते जाएगा लेकिन कभी भी सप्लाई बढ़ सकता है क्या? नहीं। तो प्राइस भले चेंज हो जाए, ऑक्शन में ऑक्शनियर क्या करता है, बार बार प्राइस को बढ़ाते जाता है, लोग ज्यादा प्राइस चार्ज करते जाते हैं, लेकिन जो चीज बिकने वाली होती है वो तो एक ही होती है, उसका सप्लाई नहीं बढ़ता है। तो ये होता है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। अब किसी स्टूडेंट को अगर ये क्वेश्चन आ जाता है टाइप्स में, जनरली बोर्ड में देखना आपको 2 या 3 टाइप देता है, 6 मार्क्स का देता है, तो आपको जस्ट डेफिनेशन लिखना है, ग्राफ बनाना। अगर कोई बच्चा और भी थोड़ा एक्स्ट्रा लिखना चाहता है तो ऐसे लिख सकता है, सपोज करो इन द अबव डायग्राम प्राइस इज मेजर्ड ऑन द वाई एक्सिस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, एट प्राइस P क्वांटिटी सप्लाइड इज Q1 Q2 कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। विथ अ स्लाइटली लोअर प्राइस नथिंग इज ऑफर्ड और सप्लाइड बाय द सेलर, देयरफॉर सप्लाई कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसको एकदम ऑपोजिटली कि प्राइस व्हेन प्राइस इज P क्वांटिटी सप्लाइड इज Q, when price moves to P1 still the quantity supplied is Q, when the price moves to P2 still the quantity supplied is Q, that is with the change in price there is no change in the quantity supplied, that is supply curve is parallel to y axis। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन देना है तो आप ये दे सकते हो, उससे आपका आंसर और रीच हो जाएगा। लेकिन अगर ये 2 मार्क्स में आता है तो इतना मत लिखना, जस्ट क्वेश्चन लिखना, डायग्राम बनाना, दैट विल बी ऑल। तो ये था आपका 2 कर्व। नाउ लास्ट 3 जो टाइप्स होते हैं प्राइस इलास्टिसिटी में, उस पर बात करते हैं। देखो नेक्स्ट है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। देखो यूनिटरी वर्ड का मतलब है यूनिट, दैट इज 1। इसका मतलब क्या होता है? व्हेन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस।
ये आप डिमांड में भी पढ़े थे। तो व्हेन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज एग्जैक्टली इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज इक्वल्स टू 1। अब होता क्या है, देखो अगर मैं प्राइस लेता हूं और क्वांटिटी सप्लाई लेता हूं, आपकी प्राइस अगर 10 रुपीज की है, क्वांटिटी सप्लाई सोचो 100 है। प्राइस अगर 15 हो गया, प्राइस अगर बड़ा है तो सप्लाई भी आपको क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो आप सोचो 150 पे आ गए। अगर मैं आपको बोलूं भाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालो, तो आप फॉर्मूला जानते हो डेल्टा पी बाई पी। तो पी कितना है, डेल्टा पी है 5, पी कितना है 10 इंटू 100 दैट इज 50%। उसी तरह अगर मैं बोलूं परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालो, तो आप क्या बोलोगे, ध्यान देना सर, डेल्टा एस मतलब हुआ 50 था कितना पहले 100 इंटू 100 दैट इज 50%। यही बात वो बोल रहा है कि जब भी आप देखते हैं कि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई दैट इज 50% बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू 50%, द वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो वैल्यू तो चलो 1 हो गया। अब बात है क्या सर, देखो बात ये है कि सोचो अगर हम ग्राफिकली कुछ ड्रॉ करते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर मैं आपकी बुक की बात करूं तो बुक में कर्व सिंपल ऐसे बना दिया गया है, आप देखो 2, और हर जगह लिखा हुआ है ES इक्वल्स टू 1, ES इक्वल्स टू 1। और वहाँ पे बात बोली है अगर कोई भी लाइन आपका ओरिजिन से पास होता है और उसका स्लोप चाहे कुछ भी हो, वो कभी मैटर नहीं करता, स्लोप कुछ भी हो किसी भी स्ट्रेट लाइन का, अगर वो ओरिजिन से पास करता है तो हर बार उसका इलास्टिसिटी क्या आएगा, 1 आएगा। सर ये कैसे पॉसिबल है, पॉसिबल है, देखो मैं समझाता हूँ। ये जो ओरिजिन वाला कॉन्सेप्ट है ये आया कहाँ से, अगर कोई स्टूडेंट को ये जानना है तो कैसे जानेगा। सोचो मैं एक और ड्रॉ करता हूँ, किया मैंने ओरिजिन, सोचो ये P है, क्वांटिटी प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ये P और ये Q। सोचो ये P1 है, प्राइस इतना चेंज हुआ तो क्वांटिटी भी एग्जैक्टली आप उतना ही ले लो। तो यानी अगर ये इतना गया स्ट्रेट लाइन, इतना गया, तो देखो एग्जैक्टली उतना ले लो आप Q1। और अगर आप सप्लाई कब ड्रॉ करोगे तो ऐसा आ रहा है ना, थोड़ा सा इसको पीछे लेके जाओगे, देखना एग्जैक्टली कहाँ पे हिट करने वाला है, ओरिजिन को हिट करने वाला है। तो ये डिटेल ड्राइंग नहीं बनाकर बुक में सिर्फ ये बात कह दिया कि आप कभी भी प्राइस के चेंज होने से सप्लाई को चेंज तो होना है। जब भी उसको आप ग्राफिकली प्रेजेंट करोगे और जब ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो अब ये चीजें क्या कर दी उसने, यहां से रिमूव कर दी। समझ में आ रही बात आपको। तो ये चीजें जब रिमूव हो गई तो देखा गया कि ये जो कर्व है वो कहां से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। इसीलिए वहां पर पूरा डिटेल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन नहीं करके जस्ट ये लिख दिया कि एनी लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन देयर वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 1। अब हम आते हैं इलास्टिक सप्लाई। इलास्टिक वर्ड का मतलब क्या है, सप्लाई में चेंज ज्यादा आया होगा, तो वही बात यहां बोला है, सप्लाई इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज ग्रेटर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब सर ऊपर वाले एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान दो, P और S हमने लिया, ये 10 था, ये 100 था, ये 15 हो गया, ये 200। तो लॉ ऑफ सप्लाई तो हम मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि सर अगर प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर नॉर्मल न्यूमेरिकल वे फॉर्मूलास, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो सर अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस पे आ जाते हैं तो डेल्टा P, तो डेल्टा P एग्जैक्टली 5/10 इंटू 100 जो पहले मैंने किया था। तो प्राइस कितना चेंज हुआ, 50%। सिमिलरली परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में अगर हम आते हैं तो क्वांटिटी सप्लाई सर कितना चेंज हुआ, आप देखो 100, तो चेंज हुआ 100, पहले था भी 100 इंटू 100 दैट इज 100%। इसका मतलब सर अगर ES निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज 100 एंड द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज 50, द आंसर विल बी 2। तो हियर द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 के लिए एक देखो वहां पर ग्राफ बनाया है, एनी स्ट्रेट लाइन दैट कट्स द y एक्सिस। वहां पे सिंपल ये लॉजिक लगा दिया कि एनी लाइन दैट कट्स द y एक्सिस मींस इलास्टिसिटी विल बी ग्रेटर देन 1। अब इसको भी अगर बच्चे को समझना हो तो फिर आप उसी कॉन्सेप्ट में आ जाओ। सोचो लो मैंने ड्रॉ कर लिया एक y एक्सिस, x एक्सिस और मैं ओरिजिन पे आ गया। बड़े ध्यान से चीजों को देखना, मैं प्राइस ले लिया, क्वांटिटी ले लिया, सर ये P है और ये Q है, ठीक है।
अब सडनली आप देख रहे हैं कि प्राइस मेरा P1 हो गया, प्राइस यहां पर आ गया, चेंज हुआ तो क्वांटिटी भी तो चेंज होगा। प्राइस का जो विड्थ है वो छोटा सा है, तो इसके कंपैरिजन में क्वांटिटी सप्लाइड का विड्थ क्या होने वाला है, ज्यादा बड़ा होने वाला है। सोचो मैं इतना ले लिया, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से कोई भी बच्चा बोल सकता है कि चेंज इन सप्लाई इज मोर देन द चेंज इन प्राइस। इन टर्म्स ऑफ अगर परसेंटेज भी आते हैं वो भी चीज यहां पे से निकाल सकते हैं। और जब आप ये सप्लाई कर्व को ड्रॉ करोगे, देखना कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा, और हर बार आप करो ये आकर इसको स्ट्रेच करोगे तो ये वाई एक्सिस को ही क्या करेगा, कट करेगा। तो इस तरह से ड्रॉ ना करके बुक में सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया और कहा एनी कर्व दैट कट्स द वाई एक्सिस हैज गॉट द इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। लेकिन ये ग्रेटर देन 1 हुआ क्यों ये लाइन, अगर बच्चे रट के चले जाए और समझ के ना जाए। अब देखो मैं अगर इसको रिमूव कर दूं यहां से, क्लियर हो रहा है आपको, देखो अगर मैं रिमूव कर दूं तो आपका ग्राफ कैसा बन रहा है, ऐसा ही तो बन रहा है। तो इतना डिटेल में नहीं जाके बुक वाले ने क्या कर दिया, शॉर्टकट मार दिया। अब इसमें आ जाओ, इन इलास्टिक। सर इन इलास्टिक का मतलब प्राइस में चेंज ज्यादा आएगा, सप्लाई में चेंज कम आएगा। तो वही बात बोली है, सप्लाई इज सेड टू बी इन इलास्टिक व्हेन द परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज लेस देन प्राइस। में प्राइस में चेंज ज्यादा आने वाला है और सप्लाई में कम। फिर वही एग्जांपल ले लेते हैं अपने प्राइस और क्वांटिटी का। सोचो प्राइस 10 है, ये 100 था, प्राइस 20 हो गया, ये 150 हो गया। ठीक है, चलो भाई परसेंटेज चेंज निकाल ले। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालोगे तो इस बार चेंज सर 10 का हुआ है, देखो 10 से 20 हुआ है ना, तो चेंज 10 का है, इनिशियल भी 10 है इंटू 100 मीन्स 100% चेंज हो गया। अब वही हम परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकाल लेते हैं, क्वांटिटी सप्लाई। तो जब हम परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालते हैं तो चेंज कितना का हुआ है सर, 50 का हुआ है, डिवाइडेड बाई ओरिजिनल 100 इंटू 100 दैट इज 50%। तो अगर हमको ES निकालने बोलेगा दैट इज 50% बाई 100% ना, क्योंकि परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज 50 एज पर द फॉर्मूला एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 100, देयरफॉर इलास्टिसिटी विल बी 0.5 दैट इज लेस देन 1। तो इन इलास्टिक का मतलब ही क्या होता है, लेस देन 1, लेस देन 1। तो यहाँ पे हम ES लेस देन 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हो ES ग्रेटर देन 1, यहाँ पे आप लिख सकते हो ES इक्वल्स टू 1। अब इसको भी ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो आपके बुक में ड्राइंग कैसे किया हुआ है, ध्यान देना, y, x और ओरिजिन, और लिखा हुआ है एनी कर्व दैट कट्स द x एक्सिस इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। अब इसको भी अगर आप समझना चाहते हो ओरिजिनल ग्राफ के हिसाब से तो आप क्या करोगे, जस्ट इसको ड्रॉ करो, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये ओरिजिन। आप एक प्राइस ले लो, क्वांटिटी ले लो। इस बार सर क्या होने वाला है, सर इस बार प्राइस में चेंज ज्यादा करने वाले हैं, तो प्राइस को P1 इतना ऊपर ले लो। तो विड्थ काफी लंबा ले लिया प्राइस का मैंने, उसके मुकाबले क्वांटिटी बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़ने चाहिए थी। तो आपका कर्व देखो कैसे बन रहा है, कुछ इस हिसाब से बन रहा है ना। और इसको अगर हम और एक्सटेंड करें तो ये कौन सा एक्सिस को कट करके निकलेगा, एक्स एक्सिस को। तो बुक में क्या किया, इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर डायरेक्टली एक लाइन ड्रॉ कर दिया, और बुक में क्या किया, इस तरह से ग्राफ बना दिया। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं या तो याद कर लेते हैं कि सर ओ अच्छा वाई कटेगा तो ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एक्स कटेगा तो लेस देन 1 हो जाएगा, ओरिजिन पे आएगा तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। याद करने के लिए ठीक है, कॉन्सेप्चुअली अगर चीजों को समझोगे तो आप यहाँ पे प्राइस और क्वांटिटी का विड्थ सेम रखोगे, यहाँ प्राइस का विड्थ कम, क्वांटिटी का ज्यादा रखोगे, यहाँ पे प्राइस का ज्यादा, क्वांटिटी का कम। क्योंकि लॉजिकली आप बताना तो यही चाहते हैं ना कि यहाँ पे दोनों की परसेंट सेम होगी, यहाँ सप्लाई की परसेंट ज्यादा होगी, प्राइस की कम होगी, यहाँ प्राइस की ज्यादा होगी, सप्लाई की कम। तो ये 5 डिग्रीज थे, इनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन था, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया, और मैंने आपको बताया कि कैसे ये पांचों को आप ग्राफिकली प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस ईयर के लिए। तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, ग्राफिकली दोनों वे से करो, और एक्सप्लेनेशन को न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से भी आप जरूर शो करना।